प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय नेताओं में से हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कहते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लालायित रहते हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि नरेंद्र मोदी की छवि, उनका प्रभाव देश ही नहीं दुनिया में कितना है। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि मुझे डराने की कोशिश न की जाए, मैं डरने वालों में नहीं, तब ये सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो प्रधानमंत्री को डरा सकता है, जिससे प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि मैं डरने वालों में नहीं। आज हम इस सवाल की पड़ताल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह के प्रयोग किए हैं, जिनके प्रभाव समाज के हर वर्ग पर देखने को मिले हैं। उन्होंने आते ही जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया वो थी भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना। उन्होंने देश की हर समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया और उसके बाद लोगों से आह्वान किया कि जब तक कांग्रेस को देश से नहीं हटाना है, देश का विकास संभव नहीं। और वे इस प्रयास में जुटे। उनके कहने को, उनके शब्दों को लोगों ने बहुत माना, उन पर भरोसा किया और परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस कई राज्यों से सिमटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी पहुंची जहां पहले कभी नहीं गई थी, उसका कोई विधायक नहीं होता था। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। भाजपा भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये नरेंद्र मोदी का प्रभाव है। लेकिन वे नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिन पहले एक सभा में ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ सभी दागदार नेता एक हो रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश हो रही है, मैं डरने वालों में नहीं, जो डर गया वो मोदी नहीं। तब ये सवाल खड़ा होता है, लोग सोचने पर विवश होते हैं कि ये बात प्रधानमंत्री को इस समय क्यों कहनी पड़ रही है, क्या कारण है, वे कौन से कारण हैं जो प्रधानमंत्री को भी डरा सकते हैं या प्रधानमंत्री डर महसूस करते हैं। ऐसा कोई कारण फिलहाल समझ में नहीं आता। देश में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है जिससे लगे कि प्रधानमंत्री डर सकते हैं, लेकिन कुछ तो हुआ है। पहली बात, जो पटना में गैर भाजपा दलों का सम्मेलन हुआ, जो बैठक हुई, 15 से अधिक दल इकट्ठे हुए और इस रणनीति के लिए इकट्ठे हुए कि हमें मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि अगर सभी दल मिलकर के राज्यों में तय कर लें कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, तो निश्चित ही बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। इसको भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। शुरू में उन्होंने भाव नहीं दिया था, महत्व नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि ये सभी दल मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा कारण है, हो सकता है राहुल गांधी का बढ़ता कद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, मीडिया कतई महत्व नहीं देता था। उन्हें बहुत बचकाना या पप्पू कहा जाता था। पप्पू माने जिसको कुछ नहीं आता, न इतिहास का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है, चले हैं नेता बनने, इस तरह की भावना के साथ उनको समझा जाता था। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की ये यात्रा पैदल की, तो उनकी छवि बदल गई। उन्होंने समाज के हर वर्ग से संपर्क किया, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, हर वर्ग से मिले, हर एक से बातचीत की, हर वर्ग की समस्याओं को समझा। इससे उनकी भाषा में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भारी बदलाव आया और इस बदलाव का पहला जो परिणाम दिखा वो कर्नाटक था। कर्नाटक दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ था, लेकिन उस गढ़ को जिस तरह से राहुल गांधी और उनकी टीम ने तोड़ा और वह जो नारा दिया वो बहुत लोकप्रिय हुआ, लोगों को दिलों को छू गया, वो था मोहब्बत की दुकान।
भ्रष्टाचार और मोहब्बत की दुकान, ये दो ऐसे नारे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति ही चौपट कर दी। इसके बाद जब वे अमेरिका गए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उन्हें बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने जो वहाँ कहा उसकी भारी प्रतिक्रिया देखने को मिलती थी, उनकी आलोचना होती थी। ये इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी की लीडरशिप राहुल गांधी के हर कदम पर नज़र रख रही है और उनसे भयभीत हो रही है। आने वाला समय निश्चित है कि उनकी दिक्कत राहुल गांधी की वजह से बढ़ सकती है। राहुल गांधी का बढ़ता कद, सारे नेताओं का एकजुट होना, दूसरा कुछ ऐसे प्रयोग जो महाराष्ट्र में उन्होंने किए, ये भी बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाएंगे, भ्रष्टाचारियों को मिटाकर ही मैं दम लूंगा। दिक्कत यहाँ ये थी कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बात महाराष्ट्र में कही थी कि एनसीपी भ्रष्टाचारियों का दल है, और उसी एनसीपी को बाद में उन्होंने तोड़ दिया, वो टूटी और आज बीजेपी के साथ सरकार चल रही है। वे सारे भ्रष्टाचारी जिन पर आरोप थे करोड़ों के घोटाले के, वे कैसे पवित्र हो गए? ऐसा हालांकि पहले भी हुआ, कई राज्यों में ऐसा हुआ कि लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए और भय मुक्त हो गए। ये तीन ऐसे कारण समझ में आते हैं जिससे लगता है कि प्रधानमंत्री चिंतित हैं, लेकिन भयभीत हो ये बात नहीं। राजनीति में चिंता स्वाभाविक है, प्रतिद्वंदी मजबूत हो सकता है, उसके लिए रणनीति हो सकती है, और मोदी जी तो इस बात में माहिर हैं। वे जो रणनीति बनाते हैं वो निश्चित तौर पर जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, आम आदमी से जुड़े मुद्दों को लेकर, या आम आदमी से जुड़ने की भाषा उनके पास है जो सामने वाले की चिंताएं बढ़ा देती है। इसके बावजूद उनका कहना मायने रखता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर राजा चिंतित होगा तो प्रजा को कैसे सुखी रख सकता है? राजा ही प्रजा को यह भरोसा दिलाता है कि आप निर्भय होकर अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना कारोबार करिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथों में देश सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है। अगर प्रधानमंत्री मोदी भय की बात करेंगे तो संदेश क्या जाएगा? ये मेरा विश्लेषण था। आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के कहने का क्या अर्थ हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, हमारा आग्रह है। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।